आज हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट जो हमारा लास्ट यूनिट है उसको करते हैं स्टार्ट। एक बार मैं आपको सिलेबस में दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज है, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपने कम्युनिकेशन का उस दिन देख लिया था और ये आपका 9th यूनिट है। जो सबसे बड़ा जो उसमें बोलते हैं ना दिखता है आपका सिलेबस की, हाँ इसमें बहुत ज्यादा है, काफी स्पेस ले रखा है इसने एक पेज में। तो हम कुछ पोर्शन इसका अभी कर लेंगे और जो कुछ पोर्शन है इसका हम बाद में करेंगे ताकि आपको याद रहे। मैं लास्ट बैचेस में भी यही करती आई हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल और सिंपल होता है वो हमें याद रह जाता है, एक बार रिवीजन कर ले। और कुछ इसमें ऐसा है जो डाटा बेस्ड है तो उसको हम लास्ट में ही करेंगे, या फिर मतलब थोड़े इंटरवल के बाद कुछ टॉपिक्स यूनिट्स और कवर हो जाएंगे तब, क्योंकि उससे ये हो जाता है कि वो तुरंत का पढ़ा हुआ होता है तो हमें याद हो जाता है। तो इसमें आप देखिए कि पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट जो है उसमें इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के बारे ही सारा कुछ बताया गया है, और जो हमारा परिवेश है जहाँ हम रह रहे हैं उसके से ही रिलेटेड चीजें जो पास्ट में हुई है, हो रही है और आगे जिनको किया जाना है उन सब का मुद्दा होता है। चाहे ये आपका एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेकर हो, हमारा ज्योग्राफी वाला जो कंटेंट है उसको लेकर हो, हमारे सराउंडिंग से हमारे अवेयरनेस को लेकर हो, ये सारा का एक मिला जुला रूप है जिसके प्रति हमें अवेयर होना पड़ता है। क्या देखना है इसमें, डेवलपमेंट या इन्वायरमेंट, मिलेनियम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इसमें दो गोल्स इसमें सेट किए हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, यूएनओ के द्वारा, जो यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन है उनका, उनके थ्रू ये चलता है। ये प्रोग्रामिंग्स है, एमडीजी और एसडीजी से कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट का इंटरएक्शन है जिसमें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट, जिसमें हम सारे वो चीजें पढ़ते हैं जो पॉल्यूशन रिलेटेड होते हैं, जो हमने प्रकृति को दूषित किया है और उसका जो हम इम्पैक्ट देख रहे हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। इन्वायरमेंट का इश्यूज जो है लोकल अपना एरिया में, रीजनल और ग्लोबल में देखना है, जिसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है वो ह्यूमन द्वारा जो क्रिएट की गई है वही चीज है, वही ये सारा उसका डिटेल यहाँ पे है। नॉइज पॉल्यूशन, वेस्ट में सॉलिड, लिक्विड, बायोकेमिकल, हजार्डस और इलेक्ट्रॉनिक, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन में देखना है। जो आप अभी न्यूज में देख रहे हैं लगातार भारत में भी बारिश का बहुत बुरा हाल है और ऑल ओवर वर्ल्ड में कई कंट्रीज में झेल रहा है ये वाला सिचुएशन। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, देन नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आपको सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियो थर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट का ये बारे में देखना है। नेचुरल हजार्ड और डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज भी पढ़ने हैं। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सिर्फ इसमें आपको एक दिख रहा है पर हमें बहुत सारे पढ़ने हैं। इसके अंदर वो जो नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज पे है वो सारे कुछ देखने हैं, और ये कई प्रोटोकॉल्स हैं और कन्वेंशन ऑन डाइवर्सिटीज, बायोडाइवर्सिटीज, पेरिस एग्रीमेंट जैसे कई चीजें आएंगे जिसको हम पढ़ेंगे काफी डिटेल में, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 5 क्वेश्चन तो इसमें से आते ही आते हैं। अगर इस पे कमांड का अच्छा हो जाता है तो आपका डीआई के साथ, कॉम्प्रिहेंशन के साथ, पीपल एंड इन्वायरमेंट में से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, राइट। तो अब हम इसके तरफ प्रोसीड करते हैं और देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। सॉरी, आज इसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। जो आपकी पिक्चर में उसमें इसमें तो दिया हुआ नहीं है इसमें आपका सिलेबस में, पर इसमें से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आते रहेंगे आगे। जिनको समझ में नहीं आएगा तो आप बीच में पूछ सकते हो। इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप, हम इसमें सबसे जो पहला पार्ट है, ये जो पीपीटी है आपको मोस्टली इंग्लिश में मिलेगी। हिंदी में अगर किसी को चाहिए होगा तो आप बताना, लेकिन मुझे लगता है कि इसको भी आप इंग्लिश में पढ़ो तो ज्यादा इजीली ये समझ में भी आता है और याद भी हो जाता है, क्योंकि हिंदी में इसके टर्म्स जो है ना थोड़े से टफ है। तो इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप पढ़ेंगे हम सबसे लाइन है उसके बारे में। तो ये क्या चीजें ऐसे करके आ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि ये एक क्वेश्चन पुट कर देते हैं और उसके नीचे कई ऑप्शन दे देते हैं, आपको उसमें से पता करना होता है कि इसका सही आंसर कौन है। जैसे एक चीज तो उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। जैसे अगर हम बायो का स्टडी करें तो बायोलॉजी हो गया, जियो का मतलब अर्थ के बारे में स्टडी करें तो जियोग्राफी हो गया। ऐसे अगर हम एनिमल्स के बारे में करें तो जूलॉजी हो
हो गया, और हम मनोविज्ञान के बारे साइकी के बारे में बात करें तो साइकोलॉजी हो गया। वैसे स्टडी ऑफ इकोसिस्टम को इकोलॉजी कहते हैं। द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय अर्नस्ट हैकेल इन 1869। पहला क्वेश्चन आपका यही होता है कि इकोलॉजी टर्म को किसने कॉइन करते हैं। उसमें अगर किसी पर्टिकुलर टर्म जो होता है किसी साइंस बेस्ड से होता है या किसी टॉपिक बेस्ड से होता है, तो हमेशा वो टर्म को कहीं से चुना जाता है और उसको एग्जैक्ट वहां पे फिट किया जाता है। तो चुनने वाले का नाम हमेशा फेमस हो जाता है और लोगों को उसको जानना पड़ता है। तो इकोलॉजी क्या है? जहां हम इकोसिस्टम के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं वो इकोलॉजी है। किसने इस टर्म को कॉइन किया था? तो अर्नस्ट हैकेल ने 1869 में इसको कॉइन किया था, मतलब चुना था, या इसका नामकरण या नाम रखा गया था। तो ये पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है। अब हम इकोसिस्टम के स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं, तो पहले जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, जो एक सब्जेक्ट है, उसका यूनिट को जो स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है, कार्यात्मक और संरचनात्मक, जैसे हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसको यहाँ बताया गया कि उसको ही हम उसका यूनिट को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम पढ़े तो वो इकोलॉजी हो गया। इकोलॉजी में किसका पढ़ रहे हैं? इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम क्या है? इकोलॉजी का यूनिट है। ठीक है, जैसे अगर हम साइटोलॉजी पढ़े तो क्या पढ़े? तो सेल के बारे में पढ़े, और सेल क्या है? तो साइटोलॉजी का यूनिट है या जीव का यूनिट है, वैसे ही। अब हम समझते हैं कि इकोसिस्टम एक्चुअली में है क्या। An ecosystem is a geographical area where living organisms like plants, animals, and other organisms, as well as non-living like weather and landscapes, work or interact together to form a bubble of life। कहने का मतलब है कि इकोसिस्टम हम उस भूभाग के क्षेत्र को या एरिया को कहते हैं जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग मतलब जो जीवित है, जिनमें जीवन के लक्षण हैं वो, और नॉन लिविंग कि जिनमें जीवन नहीं है लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं किसी रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे लिए काम करते हैं। तो इनका जो आपस में इंटरेक्शन होता है, लेन देन जो चलता है, और दोनों साथ मिलके काम करते हैं और लाइफ को बनाते हैं, उसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। क्या मतलब हो गया? इकोसिस्टम में कौन होंगे? प्लांट। प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया हर वो जीवित इकाई। ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा नहीं हो गया कि सिर्फ हम जीव जिनके पैर होते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, उनको ही बोले। प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं उसमें। ठीक है, नॉन लिविंग सनलाइट हो गया, मिट्टी जो सॉइल हो गया वो हो गया, बारिश हो गया, इन सब चीज को बोलते हैं। तो इन किसी भी एक चीज का अगर एब्सेंट हो जाए तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है? बिल्कुल नहीं ना। तो इसी वजह से ये दोनों आपस में जो लेन देन व्यवहार करते हैं और एक दूसरे के अस्तित्व को जिंदा रखते हैं, उसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम नाम किसने दिया? तो इसको सर आर्थर जी कैंसले ने दिया था 1935 में। इकोलॉजी आ गया था 69 में, मतलब 19वीं सदी में आ गया था। जबकि इकोसिस्टम जो वर्ड है उसको 1935 में टेंसले ने किया था। एक यहाँ पर से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे, देखिए क्या है। पहला, इकोलॉजी टर्म किसने कॉइन किया, कब किया? इकोसिस्टम वर्ड किसने कॉइन किया, कब किया? देन इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम देगा, ये आपको दे देगा, कई और स्टेटमेंट दे देंगे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हम इकोसिस्टम किसे हम उसमें टिक करें कि इकोसिस्टम क्या होता है। एक ऐसा भूभाग जहाँ पे जीवित और अजीवित, जैविक और अजैविक पदार्थ आपस में रहते हैं और अपने जीवन को जीने के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या फिर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। अब क्या इकोसिस्टम एक ही होता है? तो नहीं। अर्थ के जो हमारा क्लाइमेट है और उसका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उसके हिसाब से कई इकोसिस्टम अर्थ पे हैं। जैसे अगर हम कहें कि किसी समाज में क्या एक ही जाति के प्राणी रहते हैं, जो 4 वर्ण गीता में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो क्या सिर्फ ब्राह्मण का एक जाति ही पूरा सोशल बनाता है या क्षत्रिय का बनाता है? वैसे ही सिर्फ किसी एक के बिना काम नहीं चलता। वैसे इकोसिस्टम में सिर्फ एक नहीं, कई इकोसिस्टम होते हैं पूरे इकोलॉजी में या पूरे अर्थ में। ठीक है,
इसमें से जो मेन है वो क्या है, पहला कहते हैं टेरेस्ट्रियल और दूसरा कहते हैं एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे है ना, जो भूभाग में जो जमीन पे है वो। एक्वेटिक, आपने एक्वागार्ड वर्ड सुना है। एक्वागार्ड क्या करता है, एक्वा मीन्स होता है पानी, है ना, कि वो पानी को गार्ड करता है या छानता है। तो उस वर्ड से याद रखिए। इसका कलर भी मैंने इसलिए ब्लू दिया है, जब आप मैप पढ़ते हो तो उसमें जो ब्लू पोर्शन दिखता है हमें, वो पानी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी रमा जी। हेलो, आपको दिख रहा है इसमें स्लाइड दिख रहा है क्या, पीपीटी नहीं दिख रहा है क्या रमा जी? हेलो, रमा जी कुछ बोल रहे थे, नहीं तो मैसेज में लिख दीजिए। हाँ भावना जी, है दीदी। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है पीपीटी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है, जहां भूभाग पे जो स्थित है, जैसे ग्रासलैंड हो गया जिसको हम घास का मैदान कहते हैं। घास का मैदान वो नहीं जो हम अपने घर के आसपास देखते हैं, अभी आपको बताऊंगी कितने बड़े रूप में बात कर रहा है। टुंड्रा होता है, फॉरेस्ट होता है, डेजर्ट होता है। ये जमीन के की आकृतियां हैं सारे, हाँ, जो जमीन पे हमें मिलते हैं। और एक्वा एक्वा की अगर हम बात करें, अगर वाटर इकोसिस्टम की बात करें हम, तो आपको कौन सा मिल जाएगा, तो फ्रेश वाटर, मीठे पानी का जहाँ पे स्रोत होता है, सलाइन जहाँ नमकीन, और नमकीन इन द सेंस कि जो ना मीठा है ना आपका खारा है, और मरीन जहाँ पे बहुत नमकीन पानी मिलता है। मरीन मतलब आपने सुना होगा, पनडुब्बी वगैरह जैसे ना, सब मरीन बोलते हैं पनडुब्बी को, जो बहुत बड़े बड़े जो हमारे महासागर हैं उनमें इकोसिस्टम अलग अलग होता है। तो दो तरह के मेनली डिवाइड किया गया ब्रॉडर कैटेगरी में, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ठीक है, अब देखिए इसमें से आपको समझ में आएगा। ये पिक्चर अभी देखिए, ये आपने 5-6 क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि ये ग्लोब है, अर्थ हमारा, उसका एक रिप्रेजेंट जो हम करते हैं छोटे इकाई में। ये बीच से जो रेखा जाती है उसको हम इक्वेटर, भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पे सूर्य की किरण बहुत डायरेक्ट पड़ने के कारण ये वाला जो जोन है वो बहुत हॉट होता है, गर्म होता है, उष्ण बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय, है ना, आपका एकदम उष्ण होता है ये वाला। दूसरा जो यहाँ से है ना 23.5 डिग्री में गए, फिर जब यहाँ गए तो ये आता है आप टेम्परेट जोन, चाहे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाओ या साउथ पोल की तरफ जाओ, तो ये आपका जो येलो पोर्शन है वो टेम्परेट जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे कंडीशन वार्म हो गए। ठीक है, और उससे भी ऊपर चले जाओ, जब आप 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री तक में 66.5 से अबव, तो ये पोलर जोन होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास, तो ये पूरा कोल्ड होता है यहाँ पे। सालों भर बर्फ जमी होती है। ठीक, इस वाले रेखा को हमने इक्वेटर बोला। नीचे की ओर कैप्रिकॉर्न है, ऊपर की ओर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो यहाँ पे जो भी लैंड आपको फॉरेस्ट मिलेगा वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय। और ये जो टेम्परेट जोन है उसको बोला जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय, है ना। यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलेगा उसको टेम्परेट फॉरेस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शीत वाला एरिया है, ठंडा वाला, और यहाँ पे उष्ण वाला है, तो उसको शीतोष्ण कह दिया गया। मतलब शीत भी है और उष्ण भी है, ठंडा भी है और गर्म भी है। और ये वाला जो पूरा होगा बिल्कुल हॉट हो गया, जिसको हमने उष्ण बोल दिया। उष्ण मतलब गर्म होता है ना इंग्लिश में, तो उष्ण कटिबंधीय। ठीक, तो ये वाला पिक्चर से आप समझ लेंगे। तो यहाँ पे जो आपको जोन में जो फॉरेस्ट मिलेंगे या फिर जो आकृति मिलेगी वो इसके नाम के बेसिस पे ही उनका नामकरण हुआ है। अब हम पढ़ते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जो मैंने ऊपर पढ़ा, पहला जो आपका था कि पहला क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में क्या होता है कि है क्या चीज ग्रासलैंड, मतलब कि वो जैसे इकोसिस्टम समझ गया कि एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, और अजैविक भी, नॉन लिविंग भी रहते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, तो ग्रासलैंड में क्या है, वेजिटेशन ऑफ ग्रासेस एंड हर्ब्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको ऐसे, जहाँ पे वेजिटेशन मतलब कि वहां पे जो फलित होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रो करते हैं अधिकतर, वो आपके ग्रासेस होते हैं और हर्ब्स होते हैं, झाड़ियां वगैरह होती है।
आपको यहाँ पे पहाड़ या मतलब बड़े-बड़े हिल जो माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ माउंटेन एक ही चीज़ हो गया, मतलब सागर वगैरह नहीं दिखेंगे। आपको दूर-दूर तक, जैसे हम मैदानी भाग में ट्रेन से कहीं जाएँ, जगह जाते चले जाएँ और हमारा वो खत्म ही ना हो, तो उसको हम ग्रासलैंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल में टेम्परेट एंड सवाना, ये जो है वो ग्रासलैंड है। तो आपका जैसे कुछ दे दिया यहाँ पे, फाइंड द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, उसमें टेम्परेट सवाना दे दिया, कुछ और नाम दे दिए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये टेम्परेट सवाना जो है वो ग्रासलैंड का नाम है, इस वजह से यहाँ दिया है, वो ग्रासलैंड है। ठीक है, आगे और पढ़ते जाएंगे तो आप और समझते जाएंगे। जैसे कि टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड क्या है, तो कहे कि दो होते हैं, एक ट्रॉपिकल होता है, एक टेम्परेट होता है। ट्रॉपिकल मैंने आपको बता दिया, टेम्परेट भी बता दिया। ट्रॉपिकल क्या होता है, द हॉट सवानाज ऑफ सब सहारन अफ्रीका एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। इसमें आपको जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे। कहाँ, जब अगर हम इसमें देखें, इस वाले में, तो आपने देखा होगा भारत यहाँ पे आता है, अगर ऐसे करके ऊपर में है, यहाँ पे एंड पर ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, सॉरी श्रीलंका दिखेगा, तो आप देखना अफ्रीका आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। तो अफ्रीका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है। जो आप इस ये देखते हो ना, अमेजोन आपने जो सुना होगा, उसका जिसमें एनाकोंडा वगैरह मूवी पिक्चराइज हुआ था, वो सारे इसी एरिया के होते हैं। बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ। सब सहारन अफ्रीका एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल इक्वेटर के नीचे होता है, उसके नॉर्थ पोर्शन में। टेम्परेट क्या है, टेम्परेट बहुत जगह पे ऐसा फैला हुआ है, देख लेंगे आप इस वाले पिक्चर में। टेम्परेट इधर भी बहुत दूर तक है और इधर भी बहुत दूर तक है। तो इसमें भी जैसे यहाँ पे आपका इंडिया यहाँ पे आता है इस वाले पोर्शन में ऐसे, तो ऑस्ट्रेलिया इस जगह पे आएगा आपका। तो ये वाला आपका यहाँ पे हॉट भी हो गया, टेम्परेट में भी हो गया। तो ये वाला कई बार एक दो बार क्वेश्चन आया है। जो ग्रासलैंड आपको जानना चाहिए, वो स्टेपी है, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया को मिलाकर जहाँ बीच में ग्राउंड। अब जो हमारा पहले ग्रासलैंड बन गया था, तब हमने उसको कंट्री या कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया, ना कि पहले कॉन्टिनेंट बना था फिर भगवान जी ने आकृति डाली थी। तो स्टेपी जो है ग्रासलैंड का नाम है, ये कहाँ पे मिलता है, यूरेशिया का मतलब हो गया यूरोप और एशिया के पार्ट पे, जहाँ यूरोप और एशिया आपस में मिलते हैं, वहां वाला पार्ट में स्टेपीज वाला ग्रासलैंड मिलता है। प्रेयरीज कहाँ मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। डाउन्स क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो डाउन्स जो है ग्रासलैंड का नाम है, कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मिलता है। पैम्पा, आपने ये वाला चीज ना 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा होगा, वही पढ़ना है, घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। पैम्पा क्या है, अर्जेंटीना में मिलता है। वेल्ड क्या है, साउथ अफ्रीका में मिलता है। अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट बट साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री, है ना, बहुत नीचे में जाके है। तो ये दोनों के एक मत समझना आप। तो ये जो ग्रासलैंड है, ये कहाँ कहाँ है ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ देगा कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन, इसमें आपका ये नाम दे देगा, या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर स्टेपी प्रेरीज डाउन, या इसमें से सहारा, ऐसे कर दे दिया, पैम्पा और वेल्ड ऐसे करके मिक्स करके दे देंगे। तो आपको बस ये 5 नाम याद रखने हैं जो टेम्परेट है, स्टेपी, प्रेयरीज, डाउन्स, पैम्पा और वेल्ड। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ग्रासलैंड के बारे हमने पढ़ लिया। आपने देखा ग्रासलैंड में भी अब जो हम जहाँ पे रहते हैं, जैसे कि अगर दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब की बात किया जाए, तो ये आपका ग्रासलैंड ही है ना। यहाँ पे खेत होते हैं बहुत ज्यादा, तो इनको हम प्लेन्स बोल सकते हैं, ग्रासलैंड्स बोल सकते हैं। कि यहाँ पे जो जानवर होते हैं, ये आपका हो गया गाय, भैंस, बकरी, इस टाइप के मिलते हैं। तो इसमें एक आप, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल में दूसरा पार्ट जो फॉरेस्ट वाला है, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, भू आकृति जिसपे, तो कौन सा मिलेगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो जंगल में होते हैं। जंगल में भी तो होते हैं ना, जानवर भी होंगे और प्लांट्स भी होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो प्लांट्स होते हैं वो जंगल में नहीं होते हैं, जो जंगल में होते हैं हमारे यहाँ नहीं होते। हमारे आसपास आपको आम के, अमरूद के, जामुन के, इन सब चीज के पेड़ खूब मिलेंगे, लेकिन जंगल में ये बहुत कम चीज होती है, चीजें कम होती हैं। और जो वहां पे होती है जंगली पौधे, वो आपको इस जोन में कम मिलेंगे। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे बनता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो सेवरल प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हर जगह हमने पढ़ा है कि जो चीज निर्मित हुई है वो खत्म होगी, है ना। तो प्लांट्स तो है, निर्माण हो गया, एनिमल्स तो है, निर्माण हो गया, लेकिन खत्म कैसे होगा, जब वो मर जाते हैं तो उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, और माइक्रो मतलब जो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत छोटे हैं, कौन से, बैक्टीरिया, वायरस, अलगी, फंगी, ये सब चीज।
होता है, तो ये उसको डिकम्पोज करते हैं और फिर ये वापस मिट्टी जैसा बन जाता है और जो भी इनका कार्बनिक और नॉन कार्बनिक चीज होते हैं वो एयर में वापस मिल जाते हैं, मिट्टी में, सॉइल में डिकम्पोज होके आपस में मिल जाते हैं। जैसे हम हिंदू में देखो तो आप मरने के बाद दाह संस्कार किया जाता है, तो उसका जो होता है वो भी फाइनली मिट्टी पानी में मिल जाता है। मुस्लिम और क्रिश्चियन का देखो तो उनको दफनाया जाता है, तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत क्लियरली उनको डिकम्पोज करते हैं, कुछ दिन बाद तक उनकी हड्डी मिली, कुछ दिन बाद तक वो भी नहीं मिलता है, कुछ टाइम बाद, है ना। तो इस तरह से इन जब तीनों का चलता है चक्र मिला के आपस में, और आपका नॉन लिविंग थिंग का भी, तभी जाके लाइफ कंप्लीट होती है और अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। फंक्शन क्या है? मेंटेन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। फॉरेस्ट का क्या काम है अर्थ पे? फॉरेस्ट क्या करते हैं हमारे लिए? तो सबसे मेन फंक्शन है कि हमारा टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। क्यों टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं? वो सारे प्रोटोकॉल्स में आप क्यों जरूरी है, तो वो सारे प्रोटोकॉल्स जब हम पढ़ेंगे उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे कि टेम्परेचर, अगर फॉरेस्ट नहीं होते तो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत बढ़ा चला जाता, जिससे बारिश बहुत होती, जो आजकल हो रहा है। और फॉरेस्ट क्या खत्म हो गए? नहीं खत्म हुए हैं, लेकिन हम बहुत तेजी से उसको खत्म करे जा रहे हैं लकड़ी की चाहत में, और शहर बसाने में, औद्योगिकीकरण करने में हम उसको खत्म कर रहे हैं। तो टेम्परेचर जो है, फॉरेस्ट जो है बहुत अच्छे पृथ्वी के दोस्त है, जो उसका तापमान को नियंत्रित करके चलते हैं। अब हमने ग्रासलैंड देख लिया, अब फिर दूसरा आपका जंगल देख लिया, फॉरेस्ट देख लिया। अब टुंड्रा जो हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था वो क्या था, उसको देखते हैं। टुंड्रा का पिक्चर से आप समझ पाओगे, ये दिख रहा है स्नो कवर्ड एरिया डिवॉइड ऑफ ट्रीज। ये स्नो से भरे हुए होते हैं, आपको जहाँ पे पेड़ नहीं होते। पेड़ कहाँ नहीं मिलेंगे आपको? नदियों में, ये तो नदियों में कह रहे, समुद्र पानी वाली चीज में तो बीच में पेड़ नहीं दिखते ना, जैसे हम लोग चलते हैं राह में तो हमें पेड़ आसपास दिखते, वैसे तो नहीं दिखते समंदर और नदी के बीच में। और कहाँ नहीं दिखते हैं आपको? रेगिस्तान में नहीं दिखेंगे पेड़। और कहाँ नहीं दिखेंगे? जहाँ पे बर्फ सालों भर जमी होती है वहां पे पेड़ नहीं दिखते। तो टुंड्रा एक ऐसा रीजन है जहाँ पे पेड़ नहीं होता, ये भी, लेकिन इकोसिस्टम वहां भी सरवाइव करता है, वहां के भी जानवर होते हैं, वहां भी छोटे मोटे पौधे होते हैं, वहां भी मिट्टी पानी हवा होती है। इस वजह से वहां भी इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल में आर्कटिक एंड टॉप ऑफ द माउंटेन्स। आर्कटिक जोन जो आपने यहाँ पे देखा, सबसे वाला, ये वाला जो जोन है, ये आर्कटिक जोन। और अगर हम इसी जगह पे, या इसी जगह पे वहां पे कोई माउंटेन है उसके ऊपर में सबसे टॉप पे चले जाए तो उसका भी टेम्परेचर डाउन होता है। तो इसके बराबर में वहां वहां जैसी लाइफ वहां पे होती है। ठीक है, तो टुंड्रा से ऐसा समझो जहाँ पे बर्फ जमा हुआ होता है। अब एक क्या बच गया? डेजर्ट इकोसिस्टम, लैंड पे, है ना। तो लिटिल और नो रेनफॉल, आप देखोगे इस पिक्चर में आपको दिखाई देगा कि लिटिल मतलब थोड़ा या फिर नहीं के बराबर रेनफॉल होता है। जैसे आप किसी रेगिस्तान में चल जाओ, पिक्चर से आपको समझ में आ रहा है कि आप रेगिस्तान में चल जाओ तो आपको क्या दिखेंगे? बहुत कम एनिमल्स दिखेंगे, या फिर नागफनी के पौधे दिखेंगे, कैक्टस के, है ना, या बबूल वगैरह के दिखेंगे, झाड़ियां सी दिखेंगी, लेकिन पेड़ वगैरह बहुत कम दिखेंगे। वही पहाड़ों पे चल जाओ तो खूब सारे पेड़ दिखते हैं, मैदानी भाग में चल जाओ तो खूब सारे पेड़ दिखते हैं, लेकिन पहाड़ों पे अलग पेड़ होते हैं, कोनिफर्स होते हैं, और मैदानों में बहुत बिखरे हुए से बड़े बड़े से पेड़ होते हैं, बरगद, पीपल, आम, ऐसा। ये पेड़ आपको पहाड़ों पे नहीं दिखेंगे, वहां पे कोनिफर्स होते हैं, क्योंकि वहां पे स्नोफॉल होता है। तो ये 4 तरह के आपने इकोसिस्टम पढ़े हैं जहाँ पे विभिन्न तरह के एनिमल रहते हैं और वहां पे वो अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, अब हम एक्वेटिक पार्ट में आते हैं, जो हमने सेकंड पार्ट में उसका देखा था। उसमें भी अलग अलग जीवन चलता है और उसके तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी वाला, जिसे हम पीते हैं। अब हम समंदर का पानी नहीं पी सकते ना, बहुत नमकीन होता है। आप कभी समंदर में गए होंगे तो आपने देखा होगा, मुंह में अगर हल्का सा पानी चल जाए तो ऐसा लगता है जैसे एक गिलास पानी में किसी ने 3-4 चम्मच नमक घोल कर हमें पिला दिया हो, वैसा। एग्जाम्पल, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वेटलैंड, एक्सेट्रा। अब फ्रेश वाटर कहाँ होता है? लेक्स में मिलेंगे, झील में मिलेंगे, तालाबों में मिलेंगे, नदियों में का पानी मीठा होता है। स्ट्रीम मतलब झरना का पानी मीठा होता है, और वेटलैंड जहाँ पे दलदल होती है, वहां पे आर्द्र भूमि जिसको हिंदी में कहते हैं। ये सारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के, यहाँ पे मछलियां, मेढक, इस तरह के जीव मिलते हैं। मरीन में भी मिलते हैं, बट वहां पर दूसरी प्रजाति मिलती है। हर जगह अलग प्रजाति होती है जो सरवाइव करती है। जैसे कैमल जो है वो रेगिस्तान में सरवाइव करते, वो यहाँ नहीं कर पाएंगे, और यहाँ के गाय भैंस वहां नहीं कर पाएंगे, उस तरह से।
मरीन में देखिए, मरीन का क्या एग्जाम्पल है, सीज एंड ओशंस, सागर और महासागर। इसमें पिक्चर में आप देख रहे हैं सागर है, इसमें आपको ये वेल, डॉल्फिन, टॉर्टोइज और ये जैसे क्रैब जैसे एनिमल्स बहुत संख्या में भारी, मतलब अरबों खरबों की तादाद में होते हैं, और यहाँ पे भी ये रहते हैं। ये जो नीचे नीचे इनके प्लांट्स छोटे छोटे दिखते हैं, उनको जू प्लैंक्टोन्स और फाइटोप्लैंक्टोन्स कहते हैं, जिनपे ये सर्वाइव करते हैं। बहुत बारीक बारीक सा पेड़ पौधा होता है। तो आपने देखा कि मरीन और ये सलाइन वाटर जो था, वो जगह होता है, समझिए, जहाँ पे मीठा और नमकीन पानी मिलती है। जैसे कि आप समझ वो ये देख लेंगे ना कि जहाँ नदियां खत्म होती हैं, जाके सागर से मिल जाती है, तो वहां का पानी सलाइन होता है। या फिर हम कह सकते हैं, हम ही लोग जहाँ पे रहते हैं वहां पे कई बार मीठे पानी निकलता है, कभी खारा पानी हल्का सा निकलता है, उसको आप सलाइन कह सकते हैं। लेकिन मरीन का तो बहुत ही नमकीन होता है। जो आप डॉक्टर कभी डिहाइड्रेशन हो जाए या हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो डॉक्टर फट से लगाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि सलाइन चढ़ा रहा है, मतलब हल्का नमकीन पानी जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिले होते हैं, जैसे कि आपका आंसू हो गया वैसा, लेकिन बहुत नमकीन नहीं होता। आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए वो पानी चढ़ाते हैं, उसका उसमें हल्का सा नमक होता है। इकोसिस्टम बना कैसे, जिस हम इकोसिस्टम की टाइप्स के बारे में बात करें, वो बना कैसे, और उसी के स्टडी को हमने इकोलॉजी बोला। और इकोलॉजी में कितने प्रकार के इकोसिस्टम है उसको हमने पढ़ा, ठीक है। तो बोलते हैं इकोसिस्टम बना कैसे, तो दो चीजों से मिलके बना, ए बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब बायो समझिए वर्ड को, जिसका मतलब जीव, जीवों से मिलके बना। और ए बायोटिक मतलब एब्सेंस, ए फॉर एब्सेंट, अब बी फॉर बायो मीन्स जीव। जहां पे जीव या जीवन एब्सेंट हो उसको हम कहते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। जिसको हम दूसरे शब्दों में बहुत इजी वे में नॉन लिविंग भी कह सकते हैं, कि जो जीवित नहीं है, और बायोटिक जो जीवित है। एबायोटिक एग्जाम्पल क्या होगा, वाटर। वाटर देखिए साफ भी हो रहा है, हम पी भी रहे, डेली कंज्यूम भी कर रहे हैं, लेकिन पानी में, पानी से जीवन है, लेकिन पानी में कोई क्या जीव है, पानी अपने आप में कोई जीव है जो जीवित है, तो उसको हम बोलेंगे नहीं। पानी इज अ डेड थिंग, सॉइल इज अ डेड थिंग। क्यों डेड थिंग? डेड थिंग कहते हैं उसे जिसे काटने पे ब्लड ना निकले, जिसे दर्द का अनुभव ना हो, सेंसिटिव ना हो, वो आपका एबायोटिक चीज हो गया। वाटर आपका एबायोटिक में आ गया, सॉइल मिट्टी आ गया, मिनरल्स आ गया जो खनिज बोलते हैं हम, लवण वो सब, सनलाइट आ गया, टेम्परेचर तापमान, न्यूट्रिएंट्स, विंड, और ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, है ना। ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट है जिसमें जीवन नहीं होता है, पर ये जीवन के लिए जरूरी होते हैं। बायोटिक में क्या आता है, प्रोड्यूसर आएंगे। प्रोड्यूसर मतलब जो उत्पादक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि जो चीज बनाता है, प्रोड्यूस करता है। तो कौन प्रोड्यूस करता है? प्लांट्स, है ना। प्लांट्स चीजें प्रोड्यूस करता है, वो खाना बनाते हैं। हम खाना नहीं बनाते, फीमेल्स हैं या मेल है जो किचन में, वो खाना नहीं बनाते, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट जो खाना है उसका बस रूप बदल देते हैं। हमने आलू नहीं बनाया, हमने मूली नहीं बनाया, उसको प्रकृति ने बनाया। हमने उसको काट कर उबाल कर सब्जी या फिर फ्रेंच फ्राइज बनाया, राइट। तो हम खाना नहीं बना सकते, हम बस उसका रूप बदलते हैं। तो प्लांट्स क्या हो गए? खाना बनाने वाले। हम प्लांट्स के हर पार्ट को खाते हैं। पत्तों को साग के रूप में खाते हैं, स्टेम को हम कई डंडियों के रूप में कई सब्जियां बनती उससे खाते हैं, या फिर आप पोटैटो वगैरह को भी स्टेम समझ लो। कई चीजों के फूल सब्जियों में बनते हैं, कई चीजों के फल, जो आप बैगन टमाटर खा रहे हैं, ये प्लांट्स का फल ही होता है जिसे खाते हैं। कई चीजों का हम रूट खाते हैं, है ना, जैसे कैरेट मूली वगैरह सब रूट होते हैं, जिमिकन वगैरह, तो उनको हम रूट पार्ट भी खाते हैं। तो ऑलमोस्ट हम प्लांट का हर पार्ट खाते हैं। बर्ड खाते हैं, जो आप लौंग खाते हैं उसको प्लांट का बर्ड कहा जाता है। फूल के अंदर का जो स्टाइल होता है उसको हम लोग केसर कहते हैं, उसे हम खाते हैं, है ना, स्टिग्मा स्टाइल जो कहते हैं, वो सारी चीज। तो प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं? उनको खाने वाले सारे कंज्यूमर, उपभोक्ता। ये उत्पादन करने वाले, ये उपभोग करने वाले। इसमें भी कई तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या है, इसका नेक्स्ट पार्ट वाला जो स्लाइड है उसमें होगा। तो ये 3 तरह के होते हैं, और मैनी मोर तरह के भी होते हैं। टर्शियरी मतलब जो और उसको खाते गए उसको खाते गए, वैसे ही। प्राइमरी मैंने प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी मतलब द्वितीय उपभोक्ता। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? जो विघटन करते हैं, उसको डिकम्पोज, कंपोज मतलब बनाना, डिकम्पोज मतलब उसको फिर से तोड़ देना। तो इसको हमने क्या बोला?
डिकम्पोजर्स। तो बायोटिक मतलब जो जिंदा है, जो बना रहे हैं, प्लांट्स भी जिंदा है, प्लांट्स को हम नॉन लिविंग थिंग या सॉइल के बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि ये डेली बढ़ रहे हैं और कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तो मतलब जीवित है। तब एक पौधा लगाया, वो बन गया, आगे बढ़ रहा है, फूल और फल दे रहा है, तो वो जीवित है। लेकिन अगर हमने पानी नहीं दिया या वो अपरूटेड हो गया, तो वो सूख जाता है, तब वो डेड हो जाता है, तब तो कुछ नहीं बना रहा। तो इस वजह से जब तक जीवन था तब तक बना रहा था, इसका मतलब वो बायोटिक कंपोनेंट है। हम जो खा रहे हैं जिंदा है, तो हम बायोटिक कंपोनेंट है। डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया वायरस जो जिंदा है तभी तो डिकम्पोज कर पा रहे हैं, तो वो आपके डिकम्पोजर हो गए। आपने देखा होगा ड्राई फ्रूट्स हो, फ्रिज में कोई सब्जी हो या बहुत दिन की रखी या कोई डब्बा में सामान हो, वो खराब होने लगता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो अगर कोई अपने बादाम, कोई कीड़े लग गए, तो थोड़े दिन बाद आप देखो कि बादाम खोखला हो जाता है, मतलब वो बने हुए चीज को उसने तोड़ दिया। तो डिकम्पोज मतलब उसको तोड़ना। ठीक है, क्या करते हैं, इनका कार्य क्या होता है। ये जो हम सिस्टम पढ़ रहे, इकोलॉजी पढ़ा हमने, इकोसिस्टम पढ़ा, इकोसिस्टम के टाइप्स पढ़े, इकोसिस्टम कैसे बना वो पढ़ा। तो उसमें देखिए कि फंक्शन ये क्या करते हैं, सपोर्ट लाइफ सिस्टम एंड रेंडर्स स्टेबिलिटी। ये हमारे जीवन को बनाए रखते हैं और इसमें संतुलन स्थापित करते हैं। बैलेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, ये जैविक और अजैविक चीजों के बीच में संतुलन बना के रखते हैं। ठीक है, बैलेंस अमंग वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स, जो बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल है, आगे आप पढ़ोगे ट्रॉपिक लेवल से भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी ये बैलेंस बनाते हैं। डिटेल में काफी जाएंगे हम, जब वहां पढ़ोगे तो आपको ये अपना ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। साइकिल्स द मिनरल्स थ्रू बायोस्फीयर, जैसे कि साइकिल करते हैं, मतलब चक्र चलाते हैं। वो कैसे, पहले मिट्टी से पौधा बना, पौधा मिट्टी में जब हमने बीज डाला तो वो पौधा बना, पौधा से फल फ्रूट पत्तियां सब मिली, उसको हमने कंज्यूम किया, कंज्यूम करके खाना के रूप में कंज्यूम किया, फिर हमने स्टूल के रूप में बाहर किया, और वही वापस मिट्टी में बन के उसका रूप परिवर्तन होकर फिर से मिट्टी में मिल गया, और वही मिट्टी फिर से पोषण दिया, प्लांट फिर से बना, फिर तो ये साइकिल जो है चलता रहता है, और बहुत तरह से चलते हैं। जब इसके टॉपिक में आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। Abiotic component helps in synthesis of organic components that involves in exchange of energy. जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट मतलब जैसे हम जो कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं या फैट्स बोलते हैं, वो एक एक चीज से मिलकर बना होता है। कार्बन, जैसे जल, जल हमने बोला तो क्या बोला कि H2 और O है, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो वापस हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना, ऑर्गेनिक से फिर से इनऑर्गेनिक बन गया, है ना। वैसे थोड़ा सा और पढ़ा देती हूँ इसको। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, इसका अवधारणा क्या है। तो बोलते हैं दो तरह से ये आगे बढ़ता है, एक फूड चेन के थ्रू बढ़ता है आगे, और एक फूड वेब की तरफ। फूड चेन किसको बोलते हैं, चेन आपने समझा है, जब हम एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ते हैं और आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। जब हमने ये पढ़ा था आपका कम्युनिकेशन, तो उसमें आपने चेन पढ़ा था, है ना, कि वन से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा कैसे आपस में बात करते हैं, उसको हमने चेन के सिस्टम में पढ़ा था। कि जो एक बंदा है वो लेफ्ट और राइट कनेक्टेड है, हर एक बंदा। तो उसको हमने ऐसे बनाया, सनलाइट लेकर, सूर्य की रोशनी से लेके, ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, प्लांट्स को हम लोग खाना नहीं देते। वो क्लोरोफिल से, सनलाइट से, पानी लेके जड़ से अपने आप ही, और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद ग्रो करते हैं वो। तो उनको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, प्रोड्यूसर भी बोलते हैं और ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं। फिर उसको किसने खाया, कंज्यूमर, हमारे जैसे लोग ने खाया, और जब हम मर गए तो हमारे को किसने, डिकम्पोजर ने डिकम्पोज किया। ठीक है, फूड वेब क्या हुआ, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। अभी बहुत सारे फूड चेन जब इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, फिर से उस पे जाइए जो हमने इसमें पढ़ा कम्युनिकेशन में, एक से कोई भी कनेक्टेड है तो उसको हम वेब कहते हैं। जैसे स्पाइडर का वेब होता है, किधर से भी कनेक्टेड होता है, लेकिन जो हम गले में चेन पहनते हैं उसकी एक सीरीज चलती है। इस पिक्चर से आपको समझ में आएगा फूड चेन बहुत क्लियरली। सनलाइट से एक पौधा, पेड़ बनता है, पेड़ को डियर ने खाया, डियर को लॉयर ने खाया, सीरीज गया। ठीक है, फ्लावर था, उस पे फ्लाई बैठी, फ्लाई को फ्रॉग ने खाया। ये अपना उसमें से लेती है ना आपका मधु, जो शहद लेती है वो, उसका भोजन। फिर फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया।
फ्लावर जो छोटे-छोटे फ्लाई फाइटोप्लैंक्टन्स जो समुद्र के नदी के नीचे होते हैं, उनको छोटी मछलियाँ खाती हैं, छोटी मछलियाँ को बड़ी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ को फिर ये बगुला भगत जी खा लेते हैं, ठीक है। और ये आपका फूड वेब देखिए, नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड, वर्ल्ड वाइड वेब हम कहते हैं। वर्ल्ड में जो पूरे वर्ल्ड में जो है आपका फैला हुआ उसका वेब, जो इंटरनेट कनेक्टेड है। मैं यहाँ पे लैपटॉप में बैठी हूँ, कोई किसी से, मैं ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड हूँ, कभी अमेरिका से कनेक्टेड हूँ, तो ये वेब है। आप भी उससे कनेक्ट हो सकते हो, जो क्लास में स्टूडेंट हो कोई भी कनेक्ट हो सकता है, तो आपका वेब बन गया जाला की तरह, है ना। ये ग्रास ऑपर है, इसको आप, ये ग्रास खाता है, इसको बर्ड भी खा सकती है, फ्रॉग भी खा सकता है। माउस है, इसको ऑल भी खा सकती है, इसको ईगल भी खा सकता है, इसको फॉक्स भी खा सकता है, इस तरह से। तो ये आपका फूड वेब। तो ये जो इकोसिस्टम है, इसमें दो तरह का चेन चलता है, एक चेन और एक वेब। ये आपका आज का पूरा एक टॉपिक था। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। इकोलॉजी कौन क्या है, उसका टर्म किसने लिया, इकोसिस्टम क्या है, यूनिट है इकोलॉजी की, टर्म किसने लिया, और इसका जो है स्टेटमेंट, इसकी परिभाषा जो है वो। टाइप्स कितने होते हैं, मेनली दो ब्रॉडर कैटेगरी में बांटा गया है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में इसके अंदर इतने आते हैं, इसके अंदर ये 3 आते हैं। जोन में आपको दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि कौन से जोन में कौन सा ग्रासलैंड फॉल करता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम आपको बताया, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, प्लेन्स में अधिकतर होते हैं, जो प्लेन पार्ट ग्लोब का होता है वो। जब आप ग्लोब देखेंगे तो बहुत सारा कहीं प्लेन पार्ट दिखेगा, कहीं समुंदर दिखेगा, कहीं पहाड़ों की बहुत दूर तक श्रृंखला दिखेगी, कहीं आपको रेगिस्तान बहुत सारा दिखे चीज देखा है। ग्रासलैंड का फिर टाइप्स बता दिया, ये दो अलग आते हैं ट्रॉपिकल में, और बाकी ये जो टेम्परेट जो बहुत बड़े भूभाग में फैले हुए उनके नाम मैंने आपको बता दिए। इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा विच वन इज ट्रॉपिकल, विच वन इज टेम्परेट, ठीक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होते हैं वो आपको बता दिया, और उसका काम बता दिया। टेम्परेचर मेंटेन टुंड्रा में मेंटेन करते हैं। टुंड्रा में आपने, जहाँ पे स्नो होती है, ट्रीज नहीं होती है। डेजर्ट में, जहाँ पे रेत होता है और ट्रीज बहुत कम होती है, और होती भी है तो वो आप देखे ना कि इसके जो पत्ते हैं वो कांटे के रूप में बदल जाते हैं, और जो स्टेम है वो पत्ते के रूप में हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। पत्ती से बहुत ज्यादा ट्रांसपीरेशन होता है, मतलब पानी निकल जाता है। जो हमारी जो बारिश होती है, प्लांट्स, उसका कैसा सिस्टम है, जैसे समंदर का पानी भाप बन के उड़ता है और क्लाउड बनाता है, वैसे ही पत्तियों से भी एक्स्ट्रा वाटर ट्रांसपीरेशन के जरिए ऊपर उड़ती है और भाप बनाती है, क्लाउड बनाता है। सॉरी, भाप नहीं, क्लाउड बनाता है। रेगिस्तान में प्लांट नहीं होते, इस वजह से वहां पे पत्तियों से ट्रांसपीरेशन नहीं हो पाता और क्लाउड नहीं बन पाता। इस वजह से बारिश कम होती है, फिर से प्लांट कम होंगे, फिर प्लांट कम होंगे तो पत्तियां कम होंगी, फिर नहीं बनेगा। तो वो एक चक्र सा चलता रहता है। और ये चीज वहां पे जो मिट्टी है वो धीरे धीरे रेत के रूप में बदल जाती है, और प्लांट जो है उसमें पत्तियों से पानी ज्यादा ना निकले बोल के वो कांटे का रूप ले लेते हैं, और जो स्टेम है वो हमें पत्ती की तरह दिखाई देता है, क्योंकि स्टेम को ही खाना बनाना पड़ता है। तो इसी वजह से वो हरे दिखाई देते हैं। हरे मतलब जहाँ पर्णहरित या क्लोरोफिल होगा, और वही उसका खाना बनाएगा। एक्वेटिक में हमने क्या देखा, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल दे सकता है, उसमें मिक्स कर देगा आपको, तो ध्यान रखना पड़ेगा। लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम, वेटलैंड्स, ये सारे जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, मरीन या सलाइन नहीं है। सीज और ओशन आपके मरीन में आते हैं। कंपोजिशन एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का आपका स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट को जरूर ध्यान रखिएगा कि बायोटिक मतलब बायोलॉजी, जीव है जहाँ जीवन है, ऐसे रिलेट कीजिए। ए मतलब एब्सेंट, जो नहीं है, मतलब फिर आप एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आपको मालूम चलेगा। कुछ अलग से भी दे दे तो आप अपने हिसाब से, ह्यूमिडिटी मान लीजिए दे दिया, तो उसको भी आप रिलेट कर सकते हैं, हाँ ए बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। इसमें बायोटिक में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर होते हैं, और इनका फंक्शन दे दिया है। फंक्शन जो है इसका आपको नेक्स्ट वाले क्लास में समझ में आएगा, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, दो तरह की अवधारणा है इसमें, चेन का और वेब का।
ठीक है, पिक्चर से आपको बहुत क्लियर है। किसी को इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझसे पूछिए। स्क्रीन रिप्रेजेंट करूं या बंद कर दूं? चलिए, गुड, आज बच्चे अच्छे आ गए हैं। बताइए, किसी को कुछ पूछना है इसमें से? क्लियर है? अभी और आगे पढ़ेंगे ना तो और अच्छा है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमें इससे अवेयर होना पड़ेगा क्योंकि हमारे सराउंडिंग के बारे में बताता है। मैसेज में लिख दीजिए फटाफट, यस और नो। कुछ पूछना है तो यस, अब क्लियर है तो नो, दोनों एक ही बात हो गई। क्लियर नहीं लिख दीजिए, क्लियर नॉट क्लियर। ठीक है, भावना जी का आ गया। ठीक है, चलिए फिर करते हैं एंड। फिर सेकंड वाले पेपर का आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस दिन लॉगिन ही नहीं हो पाया, ओटीपी ही नहीं आया शायद कुछ। मेरा में तो लॉगिन है परमानेंट, सर का वाले में नहीं हो रहा था। उनके थोड़ा सा ना बताया उन्होंने प्रॉब्लम चल रही है। ओके हर्ष जी, चलिए एक बार ओम और 3 बार शांति के साथ करते हैं क्लास को ओवर। भरेंगे लंबी गहरी सांस। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। और इसका पीपीटी मैं आप लोगों को अपलोड कर लूंगी। आप लोग नोट्स बनाना चालू कीजिए और बाकी उपनिषद की भी सर से आज लिया है, मैं कर दूंगी अपलोड उसको।